हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको हम टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। ये क्लास 8 का चैप्टर 1 है, भारतीय संविधान। और इस पूरे टॉपिक को यानी पूरे चैप्टर को हम दो भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लागू होता है उसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ से हम पहले शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान। इस अध्याय में फुटबॉल से खेल से अपनी बात शुरू करेंगे और अपनी ज़्यादा बच्चों को इस खेल के बारे में जरूर सुनाया होगा। बहुत से खेल भी होगा, जैसे कि इसके नाम से भी अंदाजा हो जाता है कि ये खेल पैरों से संबंधित। सही बात है, फुटबॉल पैर से ही मार के खेला जाता है, इसीलिए खेल जो है पैर से संबंधित है। फुटबॉल का पहला एक नियम होता है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाहर से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी के बाहर गेंद को छू जाता है तो उसे आउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल के हाथ से लेकर एक दूसरे के थमाने लगे तो वह खेल के फुटबॉल को नहीं माना जाएगा। इसलिए देखते होइएगा, फुटबॉल जो है हाथ से पकड़ कर नहीं देता, पैर से ही मारते मारते हुए दूसरे तरफ पहुंचाया जाता है, फिर गोल की तरफ उसे टेला जाता है। इस तरह से हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेल भी कुछ यह नियम होते हैं। नियम के खेल को परिभाषित करना और अलग अलग खेलने के लिए बीच में फर्क करने का मदद मिलती है। इस खेल की तरह हर समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। इससे आपको यह दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से फुटबॉल में, क्रिकेट में, ये सभी चीज़ खेल में नियम की जरूरत होती है, उसी तरह से हमने जिंदगी को जीने के लिए, समाज को चलाने के लिए नियम बनाया जाता है। इस नियम को खेल का परिभाषा कहते हैं और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज में भी कुछ मूलभूत नियम मिलता है। इस खेल की तरह हर समाज में मूलभूत मिलता है। इन्हें समाज का स्वरूप तय होता है। अलग अलग समाज के बीच में फर्क नहीं पता चलता। बड़े समाज में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों का आम सहित जरित और किया जाता है। आधुनिक भारत में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप से पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं इसे संविधान कहा जाता है। आपको पता चल गया प्यारे बच्चों, संविधान किसे कहा जाता है? जिसमें हर चीज़ के नियम के बारे में दर्शाया गया है। और संविधान हमें बताता है कि हमें कैसे चलना है, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, कहाँ पे रहना है, कैसी रहन सहन, ये सभी संविधान को दृष्टि से नियम के थ्रू चलना ही हमारा संविधान कहलाता है। अब क्लास 6 और 7 में आपने पढ़ा कि भारतीय समाज जीवन की पाठ्य पुस्तक में भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर अभी सवाल आपके भीतर पैदा हुआ होगा कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या है संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आप अपने जानता होगा कि कुछ कोशिश की होगी संविधान कैसे लिखा गया है या उनके किसने लिखा था। यह अध्ययन में इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करेंगे और संविधान के बारे में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जितने भी हैं अभी ये टॉपिक बताया मेन इंट्रोडक्शन, क्योंकि संविधान के बारे में, संविधान क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं एक टॉपिक जो आता है मेन मुख्य टॉपिक, कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। प्यारे बच्चों, अगर संविधान नहीं रहता तो हमें जीने का, रहने का कोई मतलब ही नहीं रहता, इसलिए संविधान को बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन की मांग की, पहली बार अपने अधिकतर नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान के सभा का एक मांग दूसरे विश्व के युद्ध के दौरान तेज हो गई थी। अंत दिसंबर 1946 में संविधान सभा के गठन किया गया, और जो कि पृष्ठ संख्या 2 पर आपको इस सबको देखने को मिल सकते हैं। दिसंबर 1946 में नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा का स्वतंत्रता भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। आपका तो 1946 से नवंबर 1949 तक संविधान का ये लंबित किया गया, उसे प्रारूप तैयार किया गया। और 1950 में अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियत और भविष्य तय करने का मौका मिल गया। संविधान सभा के सदस्यों के स्वतंत्रता संघर्ष में से उपजे महान आदमी ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया और संविधान सभा के कार्यों के बारे में इस प्रकार अध्ययन की आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से संविधान तो बहुत पहले से लिखा रहा था, संशोधन हो रहा था, लेकिन 1950 में इसे लागू कर दिया गया, क्योंकि नहीं अब सरकार जो है बनना शुरू हो गया और उस समय अंग्रेज का शासन भी खत्म था, इसलिए उस समय से संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया है। तो यहाँ से मेन टॉपिक प्यारे बच्चों आता है कि संविधान कब लागू किया गया था? 1950 ईस्वी में संविधान को लागू किया गया था। यहाँ से याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए, अब यहाँ से मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कि आज दुनिया से ज़्यादातर देशों में के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देश के बारे में उम्मीद की जा सकती है, किंतु इनके पास संविधान जरूरी होगा। मतलब हर देश को चलाने के लिए हर देश में संविधान रहता है, संविधान सभा। अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? तो सब देश का अपना अलग अलग संविधान होता है जो उसका नियम का पालन करता है। लेकिन इनका मतलब यह नहीं कि जिन देश के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। संविधान कई उद्देश्यों को पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज आदर्श सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपना इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूल रूप स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत ही हों। संविधान नियम की एक ऐसा समूह होता है जिनको एक देश की सभी लोग अपने देश को चलाने के लिए पद्धति के रूप में अपना सकते हैं।
देश उसके जरिए वे न केवल एक तय करते हैं कि सरकार किस तरह से होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी साझी समझदारी विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश की रक्षा की जाए। देखिए संविधान मान लेते हैं कि हमारा देश है, तो हमारे देश में जरूरी नहीं कि संविधान नियम जो होगा एक ही होगा, क्योंकि इसमें सभी जाति धर्म भेद के लोग रहते हैं। इसीलिए देश के सभी देशों के चलाने का पति का जो रूप होता है अपना सकता है, और केवल यह तय नहीं कर सकता कि सरकार किस तरह से होनी चाहिए, बल्कि आदर्श पर साझा करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, फिर बच्चों यहाँ पे कुछ आपको फोटो दिया हुआ है, आप पिक्चर देख सकते हैं। एक पिक्चर जो नेपाल की साइड का लग रहा है, एक इंडिया की लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर वाली बात कर लेते हैं। ये नेपाल के बारे में क्या कर रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र व्यवस्था 2002 यानी 12 साल कायम रही, और अक्टूबर 2002 में राजा गजेंद्र ने गांव माओवादी संगठन की बढ़ते क्रम का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कर्मों से अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन के बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली, और नवंबर 2005 में माओवादी ने अन्य राजनीति दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौता पर दस्तखत किए। इन समझौता में आम लोगों को लोकतंत्र के अमन चैन बहाल होने का उम्मीद दिला दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चलन यह रहा था कि जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था, और आंदोलनकारी ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूरी को द्वितीय संशोधन बहाल पर राजनीतिक दलों की सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। और 2008 में राजतंत्र का खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया, और 2006 में लोकतंत्र की मांग के लेकर चलते हुए जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य पर चित्र में है। इसलिए अगर देखा जाए तो नेपाल क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे हिंदू ही धर्म पाए जाते हैं। चलिए अब यहाँ से मेन टॉपिक हम प्यारे बच्चों बात करते हैं कि उन बातों का क्या मतलब, यह समझने के लिए आइए कि इन बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों में गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा की ओर स्थित है। नेपाल से ताज़ा इतिहास की घटना समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई दो खबरों में बताई गई। जैसे यहाँ पे दो खबरें हैं, नेपाल से जो न्यूज़ आता है उसके बारे में बताया गया। नेपाल के लोग ने हाल ही में एक अंतिम संविधान का मंजूरी दी। सवाल यह उठता है कि यह नेपाल में पहले से ही संविधान था, तो फिर नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब संविधान पहले से ही लिखा गया था, तो एक नए संविधान की जरूरत क्या था? तो प्यारे बच्चों, जब संविधान लिखा जाता है ना, तो संविधान में कुछ त्रुटियां भी होता है, उसको संशोधन किया जाता है। संशोधन का मतलब क्या होता है कि अगर उसमें कुछ चीज चेंजिंग की जरूरत है, बदलाव की चाहिए, तो उसे बदलना चाहिए, तो संशोधन किया जाता है। इस कारण वहाँ के कुछ समय पहले का नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस संविधान से आधारित था कि शासन के सर्वोच्च सत्ता राज्य के पास रहेगा। नेपाल के लोग कई दशक तक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन करते चले आ रहे थे। आंदोलन भाई करना चाहिए, अपने देश की अपने समस्या को समाधान के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और 2006 में आखिर राजा की सत्ता के खत्म कर दी और कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या नया संविधान चाहिए था? वे पिछले संविधान के इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उनमें आदर्श नहीं थे। वे नेपाल के लिए चाहते थे कि उनके लिए वे लड़ते रहें। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था करने पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र में दिए गए अंश के लोकतंत्र के नेपाल में संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मूल उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, और नेपाल के पुराने संविधान को कहा गया कि वह देश की शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों के लोकतांत्रिक शासन प्रति राज्य स्वच्छता चुनौती है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम यह तय करने में संविधान बहुत बड़ा अहम भूमिका अदा करता है। तो देखिए, जहाँ पे ऐसी शासन जो होती है ना राजा के हाथ में, तो राजा तो अपनी शासन चलाता है। जब एक लोकतांत्रिक हो जाता है तो लोगों के पूरा अधिकार होता है राजा चुनने का, अपने मंत्री चुनने का, तो इसे छूट होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक नए संविधान की जरूरत है। अदा कर दी लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेवारी के साथ साथ इस्तेमाल कर सकें। अब पहले अगर मान लेते हैं कि अगर राज्य शासन होता, राजा शासन करता, तो राजा अपनी बदौलत काम करता, राजा अपनी तरह से मंत्री चुनता और अपने ही हक जमाता। लेकिन जब राजतंत्र आएगा, लोकतंत्र आएगा, तो लोगों को अपनी नेता खुद चुन सकता है। लोकतंत्र में उनका पूरा अधिकार होगा वोट देने का, फिर वो अपने साथ इस्तेमाल भी करेगा और वो अपना दबाव भी बनाएगा। प्यारे बच्चों, उसके बाद आता है कि ताकि हमारी ओर से सत्ता का जिम्मेवारी साथ साथ इस्तेमाल हो सके। फिर भी इस बात का समर्थन हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। इस तरह की विकृति से बचने का उपयोग संविधान से मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग में लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है, चित्रपट को पढ़िए और देखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक
क्या क्या संविधान में कमी होती है और क्या क्या भेदभाव होता है, इसके बारे में बताया गया प्यारे बच्चों चित्र में। जैसे कि हमने कहा सुरेश अपनी कक्षा में मॉनिटर है, वह दबंग किस्म की लड़का है। मतलब एक क्लास है और क्लास में जो बच्चा होता है ना, जो पढ़ने में तेज होता है, उसको मॉनिटर बनाया जाता है। तो ये मॉनिटर बन गया सुरेश, लेकिन ये दबंग है। उसने सपाटी से उसे पसंद नहीं करता, मतलब उसके सपाटी भी उसे पसंद नहीं करता, मतलब उसके जो दोस्त यार जो होते हैं ना साथ में बैठ के पढ़ने वाले, इससे इसको पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती रावत अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती थी। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अब भाई इसको उदंग लड़का था, अब इसको बना दिया मॉनिटर। मैडम जी कहे कि इसे हम आ रहे हैं बाहर से, तब तक ले सुरेश तुम क्लास को देखते रहना, कोई बच्चा बदमाशी नहीं करे। तो ऐसे मॉनिटर बना दिया जाता है। अनिल आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। अब जैसे मॉनिटर बना, तो मॉनिटर बनते ही एक लड़का को कह दिया भाई तुम्हारे बारे में हम अनिल, तुम्हारे बारे में मैडम को हम कहेंगे कि तुम बहुत शरारती किया, बदमाशी किया। लेकिन मैंने तो किया क्या है? तो ये कहता है अनिल, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो तुम मेरे बारे में मैडम को क्या कहोगे? अब यहाँ पे श्री राव ने लौटने पर अभी मैडम कहती है, मैडम से ये लड़का बोलता है, कौन? सुरेश, जब आप कक्षा से बाहर गई थी तो अनिल शोर मचा रहा था, सबको परेशान कर रहा था, वह मेरी बात भी नहीं सुनी। अब ये मैडम को कंप्लेन कर दिया जब मॉनिटर का फायदा उठाया। अब मैडम क्या कर रही है, बच्चे को देख लीजिए। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 10 बार लिखो, 100 बार लिखो, मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। मैडम जिद्दा न सोची न समझी, बस मॉनिटर के कहने पर ये मैडम इसको काम दे दी। लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैडम यहाँ पे बोल दे रही है मैडम को कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो इस तरह का मॉनिटर अपनी शक्ति किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है। तो यहाँ पे उसी तरह से राजनीतिक लोग जो होते हैं सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते हैं। अब देखिए, लोकतंत्र समाज में प्राय संविधान में ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकार के खंड में दिए गए हैं। क्या आपको साथ में पुस्तक में दी गई दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव के कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया है कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश की सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों जब भी पढ़िए ना तो ये पूरा कंप्लीट है। जब भी वीडियो देखिएगा ना तो आपको आधा अधूरा जो होता है ना आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब भी और कोई वीडियो अगर देखते हैं ना तो वीडियो को जब अंत तक देखते हैं, पूरा वॉच करते हैं ना लास्ट तक, तब आपको कुछ समझ में आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ से जैसे कि खेलों की घंटी शुरू होने वाली थी, चलो आज कुछ अलग खेल खेलते हैं। बास्केटबॉल नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी कोई नियम लगाना पड़ेगा। एक बच्चा करा कि नहीं हम बास्केटबॉल खेलेंगे, तो वो करा कि हम क्रिकेट खेलेंगे। लोकतंत्र के संविधान के एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या ताकतवर पर समूह का लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। अब देखिए लोकतंत्र में ये भी एक नियम है कि तंत्र संविधान जब बने तो एक जो ताकतवर व्यक्ति हो दूसरे कमजोर व्यक्ति पर अपनी हुकूमत न चलाए और इस्तेमाल ना करे। नीचे के चित्रपट को कक्षा में भीतर एक घटना के आधार पर इस बार को समझाया। जैसे घटना घट रहा है, क्या घटना है, तो यहाँ पे एक इसको क्रिकेट खेलना है और इसको फुटबॉल खेलना है। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्ष को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहता है। अब यहाँ पे एक लड़का कहता है यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। हाँ हाँ हाँ, हम जीत गए, हम जीत गए। अब जो जिस संख्या ज़्यादा वाले खेलने वाले बच्चे की संख्या होगा वो ज़्यादा हाथ उठाएगा तो उसका बात रखा जाएगा। कह कि हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। अब ये कहता है कि हमको उसी के बात मानते हैं क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा है, उसके खेलने वाली संख्या, इसीलिए हम उसकी भी ज़्यादा बात मानते हैं। बेचारा कहता है मैडम को फैसला लेने का कोई इस तरीका को सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी तो गौर किया जाए। अभी सही बात है, अगर सिर्फ उसी की इच्छा को अगर पालन किया जाए तो मेरा भी इच्छा है भाई क्रिकेट खेलने का, तो मेरा इन गौर कैसे किया जाए। हो सकता है कि एक दिन फुटबॉल खिला दीजिए तो एक दिन क्रिकेट खिला दीजिए, या 1 घंटा क्रिकेट खिला दीजिए तो 1 घंटा फुटबॉल, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन नहीं, यहाँ पे मैडम कहा कि नहीं फुटबॉल खेले, तो ये थोड़ा का सही नहीं है। आगे बात करते हैं, इस तरह की व्यवस्था हालत लोकतंत्र के समाज में पैदा हो सकते थे जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनका अल्पसंख्यक की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। उसी तरह से क्या होता है प्यारे बच्चों, राजनीतिक में होता है। राजनीति में क्या होता है, जिसके ज़्यादा वोट मिलेगा वो वोट जीत जाएगा, और जीत जाएगा तो फिर वो अपना हुकूमत चलाता है। ठीक है, जिसका अल्पसंख्यक बहुमत नहीं होती उनका नुकसान होता है। जैसा कि चित्रकार पट्टे में पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यक को किसी भी चीज़ की वंचित नहीं किया जाए जो बहुसंख्यक के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यकों को निरंकुशता का दबदबे की प्रक्रिया लगा
भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर यहाँ पे भारत में हिंदू की संख्या ज़्यादा है तो इसमें बोला जाए कि अल्पसंख्यक किसे माना जाए, तो अल्पसंख्यक माना जाएगा जो कि उसके गैर, जैसे कि हिंदू नहीं कोई दूसरे धर्म के, वो अल्पसंख्यक हो गया। जब अल्पसंख्यक हो गए तो क्या उनको भेदभाव किया जाता है भारत में? नहीं, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी के लिए बराबर का अधिकार होता है। लेकिन यही अगर अपोजिट दूसरे जगह जाइएगा तो ये अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव होता है। जैसे कि आप बात कर लेते हैं बांग्लादेश का, तो वहाँ पे हिंदू आबादी कम है और मुसलमान की आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पे मुसलमानों ने हिंदू पर अत्याचार करता है, तो ये अल्पसंख्यक हो गया। मतलब जिसकी संख्या जो कम होती है ना अल्पसंख्यक हो जाता है। तो बहुसंख्यक लिए सामान्य उपलब्ध है, अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक का निरंकुशता का दबदबा रहता है। तो जहाँ पे बहुत संख्या वाले जो लोग होते हैं और जहाँ पे कम संख्या वाले लोग होते हैं उस पर दबाव डालते हैं, मजबूरन करते हैं। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा एक दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है। एक समुदाय गठन होता है और वो गठन अपने दूसरे समुदाय पर चलाता है, जिसके अंतर समुदाय यानी कि इंटर कम्युनिटी सर्वोच्च कहते हैं, या किसी भी तरह के समुदाय के भीतर या लोगों के दबाव कर सकते हैं, जिसे अंतर समुदाय इंट्रा कम्युनिटी सर्च कहते हैं। अब इसमें बच्चे कोई बात करता है कि संविधान क्यों होना चाहिए, क्या है कि संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है कि असल में इसका मतलब क्या है। कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं, ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे से ऊपर देखते हैं। नीचे संविधान हमें क्यों होना चाहिए। संविधान जब होगा तभी तो हम जीवित रहेंगे, हर व्यक्ति जीवित रहेगा, हर व्यक्ति के लिए सही होगा। अगर संविधान नहीं होता तो मान लो हम कहीं पे जाते, कोई भी खेत है, खलियान है, कुछ भी है, वहां पे अपना कब्जा, अगर हमारे पास पैसा है, ताकत है, बल है, तो हम किसी के ऊपर जाकर ढावा बोल देते हैं और इसकी हक को छीन लेते। तो ये गलत होता था। कोई इंसान गरीब जो था मर जाता और धनिक होता लूटपाट करता और जहाँ पे हाथ रख देता वो कहता कि मेरा है। तो इसीलिए संविधान बनाया कि नहीं, सबको समान अधिकार है, सबको सबका जीने का अधिकार है, खेलने का अधिकार है, कहीं जाने का अधिकार है। इसलिए संविधान बनाया गया ताकि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। जैसे कि यहाँ पे कुछ पिक्चर में आपको समझ में आएगा, जब आप पिक्चर इसको देखिएगा समझिएगा। तो प्यारे बच्चों इसलिए कहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। शबनम दुविधा में कि उसे कुछ तय करना है। अब यहाँ पे शबनम है, कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, यानी कि 2 बुक पढ़ना है, लेकिन इस अध्याय में मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। लेकिन कड़ा है कि इसको पढ़ना भी है, लेकिन इसका मन पसंदीदा जो ना कोई सीरियल है शबनम का आ रहा है जो उसको बाधा कर रही है देखने के लिए। इसे देखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो 2 अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर मैं टीवी भी अगर देख लूँ अब तो मैं 2 अध्याय कैसे पढ़ूंगा। अगर 2 अध्याय पढ़ूंगा तो मैं सीरियल छोड़ दूंगा टीवी। ये कंफ्यूजन है। शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है। अब यहाँ पे इसकी आंटी है, कोई है दर्शाने को नहीं, तो पूछ रही है शबनम तुम परेशान क्यों हो। तो कह रही कि मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरी भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है कि आप आज की रात कोई भी टीवी न देखे तो तब शायद मेरी ही मन नहीं ललचेगा। अब देखो शबनम की परेशानी क्या है। शबनम कह रही है कि अगर आप लोग घर में टीवी देखिएगा तो मेरा भी मन टीवी की तरफ चला जाएगा और हम भी टीवी देखने लगेंगे और हमें पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसलिए आज आप लोग कोई टीवी देखिए ही नहीं। फिर क्या कहती है, अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्याय में से ही इस सारे सवाल आए। अब देखिए क्या कितनी अच्छी बात होगी कि जो बच्ची पढ़नी थी, एग्जाम आने वाला था और 2 अध्याय जो पढ़ी उसी में से क्वेश्चन आ गया इसको। तो कहती है कि अच्छा हुआ जो मैंने कल टीवी नहीं देखा, देखो 2 चैप्टर पढ़ा और उसी चैप्टर में से मुझे क्वेश्चन भी आ गया। तो कितनी अच्छी बात होती है। इसलिए पढ़ाई के समय जब कोई बच्चा का स्कूल में एग्जाम हो, कोई भी कॉलेज में, तो आप घर पे टीवी कम देखा कीजिए। और ऐसे बच्चे भी नहीं देखेंगे, आप देखिएगा ना तो आपको देखते देखते बच्चे भी देखने लगते हैं और उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ना कर टीवी में आ जाता है। अब आता है कि संविधान में ऐसे फैसले लेने की भी रोकता है जिनके बड़े उद्देश्य में ठेस पहुंचे जा सकते हैं। उनमें देश की आस्था खत्म रहता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र में मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीतिक यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन होना चाहिए। फौजी शासन, इस भावना को बह कर लेना बधुआ इस बात का महसूस नहीं कर पाएगी कि लंबे दौर में तानाशाही शासन को उनके सारे हितों को तहस नहस कर दिया है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्मूलन को बचाता है। यह प्रावधान आपसी को पलटने नहीं देता है, जिसके जरिए नागरिकों को अधिकार का आश्वासन मिलता है और उन्हें स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अब इस तरह से जो भावना होती है सभी को मिलजुल कर उसकी बातों को समझना चाहिए और गौर करना चाहिए, जिससे सामने वाला, जैसे यहाँ पे देखो उसके घर में अगर टीवी चलते रह जाता तो ये एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाती, उसका क्वेश्चन भी नहीं लिखा पाता। इसलिए कोई बात जो होता है ना सरकार को पब्लिक के थ्रू भी उसे रखा जाता है और मानना पड़ता है। इस चर्चा में आप समझेंगे कि संविधान किस तरह लोकतांत्रिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए प्यारे बच्चों और 2 लाइन और इसको ले लेते हैं और इस वीडियो को
अंत करते हैं। जैसे कि आप उदाहरण नेपाल में लोकतांत्रिक शासन हो रहा है, मूलभूत नियम ऐसे आदर्श जिनके पता चलता है कि हम किस तरह के शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। सुरेश अपने सपाटी से अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है, ये भी ठीक है। दूसरा, लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उन्हें कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़का की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए उसे फुटबॉल खेलने दिया जा रहा है, उसे बास्केटबॉल खेलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसका वोट है उसी को माना है। शबनम टीवी देखने के बजाय अपने अध्यापक को दोहराने का फैसला लिया, ये भी एक अच्छी बात है। अब आइए इन संविधान के कुछ मुख्य आयामों को अध्ययन कर और इस बात को समझने की कोशिश करें कि आदर्शों और नियमों का पालन किस तरह से करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम स्टॉप करते हैं, यहीं से क्लास को खत्म करते हैं और आपको कमेंट में बताना है कि जानकारी आपको कैसे लगी और वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा क्योंकि जितने भी कराए हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको वीडियो को जब तक ले आप लास्ट तक नहीं देखिएगा, पूरा समझिएगा नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा। और इसी चैप्टर का ये पार्ट 1 वीडियो था और इसका पार्ट 2 वीडियो हम जस्ट ही लाएंगे और जस्ट ही आपको बताएंगे और लास्ट अगले वीडियो में यानी कि अगले पार्ट में आएगा कि भारतीय संविधान का मुख्य लक्ष्य क्या था और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहीं तक